Hello my friends, my name is Ankit Pratap. I am working as a assistant professor in SRMT लखनऊ। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग फ्रिक्शन को स्टडी करते हैं और जो हमें कंटेंट कवर करना है इस फ्रिक्शन टॉपिक में कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और लॉ ऑफ फ्रिक्शन। इतना कवर करने के बाद हम फ्रिक्शन के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं किसी भी टाइप के। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स और टेंड्स टू slide on a surface on which it is resting, a resisting force opposing the motion is produced at the contact surface. This resisting force is called friction or friction force. समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। यानी कि जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर स्लाइड कर रही हो या स्लाइड करने की टेंडेंसी हो, यानी कि स्लाइड करने वाली हो किसी भी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी, तो जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर या जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो बॉडी है और नीचे एक सरफेस है। जब इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये बॉडी राइट मूव या तो कर रहा हो, अगर मोशन में होगा तो राइट मूव कर रहा होगा, अगर मोशन में नहीं है तो हमने उसमें इतना फोर्स लगा दिया है कि अगर बस थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी या अपनी मूव कर सकती है। तो वही लिखा हुआ मैंने, बॉडी स्लाइड्स और टेंड्स टू स्लाइड, यानी कि या तो बॉडी स्लाइड कर रही हो, मोशन में हो, या तो स्लाइड करने वाली हो। ठीक है। तो होता क्या है कि बॉडी और सरफेस, जिस सरफेस को भाई बॉडी रखा हुआ है तो उसके बीच में एक रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होता है टेंजेंशियली, यानी कि बॉडी जिस सरफेस पर रखा हुआ है वहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स, जो कि इस मोशन का अपोज कर रहा होता है, जो कि इस मोशन क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर आपने फोर्स लगाया राइटवर्ड डायरेक्शन में तो ये बॉडी राइट मूव कर सकती है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स बॉडी और सरफेस कांटेक्ट के बीच में टेंजेंशियल फोर्स एक क्रिएट होगा जो कि इस मोशन का अपोज कर रहा होगा या फिर इस अप्लाइड फोर्स का अपोज कर रहा होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो बॉडी राइट मूव कर सकती है तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लेफ्ट लगेगा इस केस के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि a resisting force opposing the motion is produced at the contact surface. This resisting force is called friction or friction force. यानी इसी फोर्स को क्या बोला गया, जो रेजिस्टिंग फोर्स, इसी फोर्स को बोला गया है फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पर इस फोर्स को बोला गया है फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अपोजिट तो होता है, लेकिन मोशन कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग वॉक करते हैं, तो हम लोग वॉक आगे की तरफ करते हैं, बट फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होता है, जहाँ आप पैर रखते हो सरफेस के ऊपर या रोड के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, जब आप पैर को पीछे खींचते हो, यानी कि जो आपका फोर्स आपने जो अप्लाई किया था उसकी डायरेक्शन क्या थी, बैकवर्ड थी, लेकिन आप जब मूव करते हो तो आप तो आगे की तरफ वॉक करते हो। तो इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ रेजिस्टिंग फोर्स अपोजिंग द मोशन, तो अपोजिट रेजिस्टिंग फोर्स अपोजिंग द मोशन का यहाँ पर रिलेटिव मोशन ध्यान रखिएगा। हमेशा जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसका अपोज कर रहा होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा रिलेटिव मोशन का। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ओके तो आई थिंक फ्रिक्शन क्या होता है इसको आपको समझ में आ गया होगा कि कभी जब बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखा होगा, उस बॉडी को अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे कि बॉडी को मोशन में लाने के लिए, या फिर बॉडी इतना फोर्स अप्लाई कर देंगे बॉडी बस मोशन में आने वाला हो, तो बॉडी जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो बॉडी और सरफेस कॉन्टेक्ट के बीच में एक रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा जो कि टेंजेंशियली होगा। तो वो फोर्स आपका इस मोशन का अपोज कर रहा होगा, यानी इस रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज कर रहा होगा। इसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके अब हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैन बी डेवलप एट द कॉन्टैक्ट सरफेस व्हेन बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर क्या है
कि जैसे यहाँ पर ये बॉडी का कुछ वेट होगा, मान लिया कैपिटल W, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, बॉडी और सरफेस कांटेक्ट के बीच में एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक, इसको मैं म्यू बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि बॉडी, जब हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैन बी डेवलप्ड एट द कॉन्टेक्ट सरफेस। मतलब बॉडी और सरफेस कांटेक्ट के बीच में, बॉडी और सरफेस कांटेक्ट के बीच में जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है बॉडी, वहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप होता है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी F = म्यू इंटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा ध्यान रखना जिस सरफेस से बॉडी रखा होता है उसके परपेंडिकुलर लगता है। ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिएगा कि जो नॉर्मल फोर्स होगा वो जिस सरफेस के ऊपर बॉडी रखा हुआ है उस सरफेस कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर होगा। यही नॉर्मल फोर्स कैसा है? सरफेस फोर्स है, यानी सरफेस कॉन्टेक्ट फोर्स है। लिमिटिंग जो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? ये भी आपका सरफेस कॉन्टेक्ट फोर्स है, बस ये क्या होता है? टेंजेंशियली होता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को ही बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कि बॉडी जस्ट मूव करने वाला हो, बॉडी मूव नहीं कर रहा हो, इसको हम इम्पेंडिंग मोशन भी कहते हैं। जैसे बॉडी में क्या है, जैसे मान लेते हैं कि बॉडी किसी सरफेस पर रखा हुआ है, उस पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव नहीं किया। 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव नहीं किया। 30 न्यूटन का भी फोर्स अप्लाई किया, बॉडी तभी मूव नहीं किया। 40 न्यूटन का फोर्स फिर अप्लाई किया, देन बॉडी मूव नहीं किया। बॉडी मूव किया 50 न्यूटन फोर्स जैसे ही आपने अप्लाई किया, तभी बॉडी मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे 51 कर दिया तो देन बॉडी क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। मेरी बात समझ में आपको आई? मैं क्या कर रहा हूँ कि 10 से शुरू किया, 10 लगाया, 20 लगाया, 30 लगाया, 40 लगाया, 50 भी लगा दिया, तभी बॉडी में मोशन नहीं आया। लेकिन जैसे ही 51 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस बॉडी में, तो ये बॉडी क्या करने लगा? मोशन में आ गया। तो यानी कि 50 न्यूटन फोर्स क्या हो गया? 50 न्यूटन फोर्स जो बॉडी अप्लाई कर रहे हो, तो बॉडी क्या नहीं कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फोर्स के बाद जैसे ही फोर्स आप अप्लाई करेंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन अकर कर रहा होगा जिस बॉडी और सरफेस कांटेक्ट के बीच में, जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो वहाँ पर उसको बोला जाता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ओके, मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बस बॉडी मूव करने वाला है जिस फोर्स पर, उस फोर्स को हम निकाल, उस फोर्स यानी कि 50 न्यूटन फोर्स जो लगाया था आपने, तभी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, 50 न्यूटन मूव कर जाएगा। तो ये 50 न्यूटन का जो फोर्स है, 50 न्यूटन का जो फोर्स आप अप्लाई करना, बॉडी बस मूव करने वाला होगा, उस समय जो आपका फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा होगा बॉडी और सरफेस कांटेक्ट के बीच में, उसको बोला गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, एफ, या फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन बोल सकते हैं। एफ = म्यू इंटू एन। म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिपेंड करता है बॉडी और जिस सरफेस पे रखा हुआ है, यानी कि जो कांटेक्ट है सरफेस का, उन पर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन का निकालने का फॉर्मूला होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल FS, या फिर ये लिखा हुआ है FL, लिखा हुआ है यहाँ पर FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि बॉडी में आपने इस साइड राइट पर फोर्स लगा रहते हैं, बॉडी हमेशा ध्यान रखिएगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, या बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर FL को मैंने बोला हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन, या FS को ही बोलता हूँ मैक्सिमम फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि क्या कहते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स कि बस जो फोर्स आपने अप्लाई किया है बॉडी के ऊपर, उसमें बॉडी मूव करने वाला हो, उस समय जो आपका फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक्चुअली में मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल होता है, बट अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं है या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला होगा, लेकिन हर किसी फोर्स के लिए हम फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब से एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम FS से डिनोट करते हैं, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन FK से डिनोट करते हैं, आर फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन।
बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस, बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस। जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की और जो कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। तो वही प्रोपोर्शनल का साइन जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं जिसको बोल रहा है म्यू, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पर म्यू के का स्मॉल से लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन। ओके, यानी कि जनरली जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन के कंपेयर में। ओके, एक्चुअली में स्टैटिक फ्रिक्शन में जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू, कोई बोला गया स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन जब बॉडी मोशन में होती है तो वहाँ पर जो काइनेमेटिक फ्रिक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी कांस्टेंट रहता है। अब ये बात जो मैंने कही समझे कैसे, चलिए इसको मैं आगे समझाता हूँ। चलिए देखिए, जैसे ये कोई बॉडी थी, ये बॉडी का वेट मैंने मान लिया, कैपिटल डब्ल्यू मैंने वेट मान लिया जो कि एम इंटू जी के बराबर होगा। यहाँ पर मैंने कैपिटल एफ एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है। ओके, म्यू एस और म्यू के क्या है, इसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन है। म्यू एस कोफिशिएंट फ्रिक्शन तब तक है जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा होगा। जब बॉडी मूव करना शुरू कर देगा तो ये जो आपका म्यू के हो जाएगा, जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, म्यू के हो जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या हो जाएगी, डायनामिक हो जाएगी, फिर रेस्ट में नहीं रहेगी बॉडी। अगर मैं इसका एफ बी डी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये बॉडी हो गई, यहाँ पर मैंने राइटवर्ड फोर्स अप्लाई किया हुआ है। वेट आपको पता है वैसे कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है, और जिस डायरेक्शन में वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा तो जिस सरफेस कॉन्टेक्ट के, जिस सरफेस के ऊपर बॉडी रखा हुआ है उसके हमेशा नॉर्मल क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पर अगर मैंने ये एज्यूम कर लिया कि इस बॉडी का जो मास है वो कितना है, 10 किलोग्राम है। ओके, जी की वैल्यू मैंने मान ली कि 10 है। ओके, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम से, यानी एम को जब जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा, वेट बन जाएगा। तो एम इंटू जी कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, 100 न्यूटन हो गया। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, अगर आपने जब 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो मैंने बोला FS1, जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हुआ वो FS1 हुआ। ठीक, जब आप एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उसको मैंने FS1 बोल दिया है। तो ये जो 10 न्यूटन है ये बराबर किसको हो जाएगा, FS1 के। ऐसा कैसे हुआ, समझिएगा बात को। मैंने क्या बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का निकालने का फॉर्मूला अपने पास है, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इस बॉडी का इस सरफेस कांटेक्ट के बीच में क्रिएट हो रहा होगा उसका निकालने का फॉर्मूला, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस मैंने मान लिया कि इसके लिए यहाँ पर 0.2 दिया हुआ था स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो दिया हुआ था 0.2 दिया हुआ था बॉडी और सरफेस कांटेक्ट के बीच का। और एन की वैल्यू अगर इस एफबीडी से देखें तो W क्या था, डाउनवर्ड था, और N क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, तो W N क्या होगा, बराबर होगा। तो जितना W उतना N, तो यहाँ पर W कितना हो जाएगा, M इंटू जी से कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन क्या हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। तो N इंटू म्यू एस से ये जो आपका FS लिखा हुआ है ये क्या है, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसको बोलेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, जो बॉडी और सरफेस कांटेक्ट के बीच में लगेगा। तो म्यू एस की वैल्यू 0.2 थी, एन की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितना था, 100 न्यूटन। तो 100 मल्टीप्लाई बाई अगर आप 0.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन, यानी कि जो आपका मैक्सिमम यहाँ पर फ्रिक्शन अकर करेगा वो कितना होगा, 20 न्यूटन। NEW लिखा हुआ है, न्यूटन। ओके, तो यानी कि 20 न्यूटन जब आपका यहाँ पर कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की, जो यहाँ पे 20 न्यूटन निकल कर आई है। जब आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे थे इस बॉडी पे तो फ्रिक्शन फोर्स का निकालने का कोई फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब बॉडी मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि आपने राइटवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो इसके लेफ्ट डायरेक्शन में कितना फोर्स क्रिएट हो जाएगा, 10 न्यूटन का ही फोर्स क्रिएट होगा, तभी तो बॉडी मूव नहीं करेगी। बस समझ में आई। फिर आपने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। जब 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया तो भी तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था, 20 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो दैट मीन्स अभी भी आपका जो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड आपने बढ़ाया है लेकिन उस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर नहीं हो पाया है। लेकिन अब मैंने क्या बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास
अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसके अलावा फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो हम जानते हैं कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो बॉडी मूव नहीं कर रहा तो ये फ्रिक्शन जो आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है तो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है FS2, सॉरी यहाँ पर जो लिखा हुआ है 15 न्यूटन इक्वल टू यहाँ FS2 होगा, यहाँ पर क्या होगा FS2 होगा, ये FS2 यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह गलती हो गया, ये FS1 नहीं है FS2 है, FS2 यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाइड फोर्स जो है वो आपका 20 न्यूटन हो गया, अब 20 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन 20 न्यूटन फोर्स का ही तो फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई कर दिया है तो इस पॉइंट पर यानी इस जगह पर अब 20 से 21 जैसे ही फोर्स करेंगे तो जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन अकर हो रहा था उससे ज़्यादा का फोर्स आपने अप्लाई कर तो बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो यानी कि जो F आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया है 20 न्यूटन के बराबर, इसको बोलेंगे इम्पेंडिंग मोशन, यानी कि बस इसके बाद बॉडी क्या कर जाएगी, जस्ट मूव कर जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि क्या कहते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा हमें फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन नहीं कर रहा है तो उस समय वही जो अप्लाइड फोर्स होगा वो आपका फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब बॉडी मोशन में होता है तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जब आपने 22 या 23 या 24 का फोर्स अप्लाई कर दिया होगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर दिया होगा, तो यहाँ पर ये बॉडी मोशन में आ जाएगा। जब बॉडी मोशन में आ जाएगा तो वहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो आप निकालेंगे वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, Fk इक्वल टू μ मल्टीप्लाई बाई n। यानी कि आपने ये देखा कि स्टैटिक की कंडीशन में तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही थी, बट मोशन की कंडीशन में, डायनामिक की कंडीशन में जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। बट थियोरेटिकली इन प्रैक्टिकली अगर बॉडी मोशन में है, स्पीड कम है या फिर स्पीड ज़्यादा है तो उस केस में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो वेरी करता है। बट थियोरेटिकली हमें क्या सीखना है, हमें क्या जानना है कि जो आपका डायनेमिक कंडीशन में यानी बॉडी जब मोशन कर रहा होगा तो उस समय जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए देखिए मैंने हर बार ये बनाया हुआ है फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू दिखाई है ब्लैक कलर से, ये तीनों सेम दिखाई है। बॉडी क्या है, मोशन में है, हो सकता है कि इसका आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ज़्यादा कर दिया हो और मोशन तेज़ हो गया हो, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो हमें जानना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमें फॉर्मूले यूज़ करने होंगे या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पर तो हमें ये जानना है कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी डायनेमिक कंडीशन में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में। देखिए ये जो आपका वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे आपको बता रहा है फ्रिक्शन की वैल्यू और हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे है आपको दिखाएगा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू। जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं आएगी। कोई बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर रखा होगा, जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो बॉडी मूव भी नहीं कर सकता, उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स आएगा नहीं आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ जो किया हुआ है, फिर मैंने क्या किया, आपने फोर्स अप्लाई किया। चलिए फोर्स जब आपने अप्लाई किया तो आपको मैं बता चुका हूँ कि बॉडी क्या है, रेस्ट में। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो फ्रिक्शन फोर्स के ही बराबर है। फिर आपने और थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया। जब आपने और थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया तो डैट मीन्स यहाँ पर भी अभी भी जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो तो यहाँ पर है। तो यानी कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट पर, यहाँ तक आप फोर्स लेके गए, पहले यहाँ पर 0 लिया, फिर आपने यहाँ तक फोर्स अप्लाई किया, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, जो भी आपने अप्लाइड फोर्स किया है। इस पॉइंट पर भी जो अभी आपका फोर्स क्या है, कम है। फ्रिक्शन फोर्स जो वहाँ पर क्रिएट हो रहा होगा यानी कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है या फिर जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन है उससे कंपेयर में जो आपने अप्लाइड फोर्स किया वो कम है। इसीलिए देखिए बॉडी क्या है, रेस्ट में है। अब जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ जाएंगे तो यानी इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ तक, यानी अब आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया है, या फिर बोल सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो गया है। तो बॉडी अभी भी क्या है, मोशन में नहीं है, क्या है, बॉडी अभी भी रेस्ट में है। इस पॉइंट को ही बोला गया है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि इसका निकालने का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल होता है, Fs इक्वल टू क्या हो लिखते हैं, म्यू इंटू एन, जो यहाँ लिखा हुआ कि फ्रिक्शन वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, म्यू एच इंटू एन आएगी।
यहाँ पर क्या आ रही थी, यानी इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे बॉडी मूव नहीं कर रहा, जितना आपने फोर्स अप्लाई किया होगा उतना ही क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट पर जितना आपने अप्लाइड फोर्स था, ये जो आपका है अप्लाइड फोर्स, ये आपका अप्लाइड फोर्स बराबर है फ्रिक्शन फोर्स के, ऐसे इस पॉइंट पर भी आपका अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होगा। लेकिन जैसे ही आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, वैसे ही क्या होता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने के बाद फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये बॉडी अब क्या आ चुका है, मोशन में आ चुका है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से लेकर अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी कि आप चाहे फोर्स कितना भी बढ़ा लीजिए, यानी इस पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट की जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स से। अब बॉडी मोशन में आ जाएगा, जब बॉडी मोशन में आ जाएगा तो अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जब बॉडी डायनामिक में होगी, कंडीशन में होगी, यानी कि बॉडी मूव कर रही हो, मोशन में होगी, तो उसके बाद बॉडी मोशन में तो आ जाएगी, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या रह जाएगी, कांस्टेंट, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। क्योंकि मैंने बताया था फ्रिक्शन फोर्स आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा डायनामिक कंडीशन में, जब बॉडी मोशन में आ जाएगी। ओके, तो अब इसके अलावा आप जितना ही फोर्स बढ़ा लीजिए, लेकिन कहते हैं आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस पॉइंट से लेकर इसके आगे तक मोशन क्या है, काइनेमेटिक है, डायनेमिक बोल सकते हैं हम इसको। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोल सकते हैं, रेस्ट, यानी स्टैटिक में है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, जिसको हम बोलेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ तक, यहाँ पर कितना स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यूस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आई थिंक ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। और ग्राफ क्लियर अगर हो गया तो हम इसे 3 कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सी, एक तो कंडीशन ये कि जो आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो अगर कम है, वो अगर क्या है, कम है, जो आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हो बॉडी के ऊपर, वो अगर कम है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी कि स्टैटिक जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन अकर कर रहा है बॉडी जब रेस्ट में है, तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। मतलब कहने का ये है कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से या मैक्सिमम फ्रिक्शन से अगर कम आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी रेस्ट में, तो क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वही आपका एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि इस केस के लिए हम फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। बॉडी रेस्ट में है तो वही फोर्स जो आपने अप्लाई किया था वही बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के। सेकेंड केस में अगर आपने जो अप्लाइड फोर्स है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाए या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्पेंडिंग मोशन। अभी भी बॉडी मोशन में नहीं है, इम्पेंडिंग मतलब बस इसके बाद आपने फोर्स बढ़ाया तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, तब भी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एस इंटू एन होगी। यहाँ पर जो आपका पहला केस था कि फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से आपने अप्लाई किया हुआ था फोर्स, तो उस केस में आपका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एस इंटू एन नहीं होता है, जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ने दिया हो, वहाँ पर आपका जितना फोर्स अप्लाई किया हुआ उसी के बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। लेकिन सेकंड केस में जो आपने फ्रिक्शन फोर्स यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन अकर कर रहा होगा बॉडी और सरफेस काउंटर के बीच में, वो बराबर हो जाएगा अप्लाइड फोर्स के, तो इसको बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। इस केस में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो म्यू एस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगी, एन, यानी इसके बराबर। इस फॉर्मूले को हमने डेवलप किया हुआ है, ये फॉर्मूला में निकाला हुआ है। किसने निकाला है, कूलॉम ने निकाला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थर्ड केस की अगर फ्रिक्शन फोर्स जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन है या जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे भी ज़्यादा आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो बॉडी क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। अब बॉडी मोशन में आ जाएगी तब हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बॉडी डायनामिक है। उस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, म्यू के मल्टीप्लाई बाई एन। बस ये है कि यहाँ पर जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक होता है। ओके, तो जो हमने यहाँ पर समझा या सीखा कि अभी मैंने सिर्फ फ्रिक्शन को बताया है, फ्रिक्शन होता है क्या है, फ्रिक्शन की 3 कंडीशन मैंने बताई है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, आगे फिर मैं कंटिन्यू करूँगा कि क्या कहते हैं जो फ्रिक्शन के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं। आज मैंने सिर्फ कंसेप्ट दिया हुआ है, एक फ्रेम तैयार किया हुआ है कि आपको चीज़ें समझ में आए, क्लियर हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।